दिस लेक्चर इज अबाउट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे एनालॉग होते हैं। अब एनालॉग का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ऐसे सिग्नल्स को प्लॉट करें तो हमारे पास टू एक्सिस हैं, एक होता है टाइम और एक होता है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं एक तो वो कॉन्टिन्यूस टाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल वो इस तरह का। अब एक तो वो टाइम डोमेन में देखें तो भी वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। सेकंड, अगर हम लोग उसका एम्पलीट्यूड देखें तो एम्पलीट्यूड की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इनफिनाइट होती हैं। अब हमने ऐसे सिग्नल्स को प्रोसेस करना है। अब हमारी जो कंप्यूटर मशीन हैं उनको जब हम लोग ऐसा सिग्नल इनपुट देते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस टाइम को डील नहीं कर सकते। हमारी जो कंप्यूटर मशीन हैं उनको तो जो भी डाटा हो वो डिजिट्स की फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको डाटा यूं चाहिए 01011101011010 उसको तो डाटा इस फॉर्म में चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर ऐसे सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए हमें इन सिग्नल्स को किसी तरह इन बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि हमने अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में शिफ्ट करना है, ये वाली जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारे एनालॉग सिग्नल को इस तरह डिजिटल सिग्नल मीन बिट्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब जो क्लासिकल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आप जो इनपुट देते हैं एक्स ए टी, ए है एनालॉग सिग्नल है, टी है कि वो कॉन्टिन्यूस टाइम है। तो आप ये सिग्नल एक इनपुट देते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, उसको हम लोग कहते हैं सैंपलर। सैंपलर के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है उसको कहते हैं क्वांटाइजर, और जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है उसको कहते हैं कोडर। ये तीनों ब्लॉक्स मिल के हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाते हैं। और फाइनली जब हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आता है तो 10111011 की फॉर्म में आ जाता है, और वो बेसिकली हमारा होता है डिजिटल सिग्नल। ओके, अगर हम डिटेल से देखें तो जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है वो जब सैंपलर में से पास होता है तो वो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाता है। यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, फिर जब क्वांटाइजर में से पास होता है तो वो हमारा बन जाता है क्वांटाइज्ड सिग्नल। ओके, और जो लास्ट होता है वो हमारा हो जाता है डिजिटल सिग्नल। तो अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये वाला स्टेप जो है हर ब्लॉक वो क्या करता है। सपोज करें हमारे पास ये है एनालॉग सिग्नल। अब जब हम लोग सैंपलर में से पास करते हैं, ये है हमारा एक्स ए टी। जब हम सैंपलर में से पास करते हैं तो क्या वो पिक करता है, उसके कुछ सैंपल्स पिक कर लेता है। सपोज ये वाले सैंपल्स। मीन्स अगर मैं यहाँ पे सेपरेट करके प्लॉट करूं तो वो अब जो मेरा सिग्नल बनेगा वो ये वाला सिग्नल बन जाएगा। तो इस तरह ये सैंपल्स आगे वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये वाला ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गया, और इसको हम लोग किस तरह शो करते हैं एक्स ऑफ एन। ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल आ गया। ओके, सैंपलर में से पास होने के बाद अब ये वाला जो सिग्नल है ये जाएगा आगे क्वांटाइजर ब्लॉक को। अब क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजर बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर एम्पलीट्यूड को करता है। अब अज्यूम हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसके जो एम्पलीट्यूड्स के अंदर इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो क्वांटाइजर क्या करेगा, उसको फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज में शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहेंगे कि जी क्वांटाइजर की एक एग्जांपल है, तो हम लोग कहते हैं कि जी ये हमने टोटल जो है 3 ब्लॉक्स बना लिए कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी सिग्नल आता है आप उसको 1 असाइन कर दो वैल्यू, इस ब्लॉक के अंदर जो भी सिग्नल आता है आप उसको 2 असाइन कर दो, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी सिग्नल आता है उसको आप 3 असाइन कर दो। ओके, अब इसको ग्राफिकली देखें तो वो यूं होगा। सपोज ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। तो
इस रेंज में अगर हम लोग देखें तो कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं सेकंड रेंज में देखूं तो मेरा 0 1 2 3 4 5 जो थर्ड वन है वो इस रेंज में आ रहा है, ये 0 1 2 3, तो ये मेरा 2 इस रेंज में आ जाएगा। ओके, इसी तरह मेरा फिफ्थ और सिक्स जो है वो भी इसी रेंज में आएगा, ये और ये। ओके, बाकी ऊपर वाली रेंज में जो जो भी सिग्नल आएंगे उनको 3 असाइन कर देंगे, तो ये इस तरह ये सारे 3 आ जाएंगे। बाकी इससे ऑनवर्ड सारे जो है 3 आ जाएंगे। अब ये बेसिकली क्वांटाइजेशन है। देखें यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज थी, ठीक है, कहीं पे 2.1 भी था, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, इसी तरह 3.1 3 समथिंग। लेकिन क्वांटाइजर के बाद अब हमारे पास टोटली 3 वैल्यूज हैं, या तो वो सिग्नल 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो हमने बेसिकली इन फेनाइट को फेनाइट सेट के अंदर शिफ्ट कर दिया। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वांटाइजर। तो इसको हम लोग यूं लिखते हैं एक्स क्यू एन। इससे जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है वो होता है कोडर का। कोडर बेसिकली क्या करेगा, कोडर को जो आप क्वांटाइज सिग्नल देंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमारे पास ये सिग्नल आया है, हमें पता है कि हमारे सिग्नल के अंदर 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या 1 या 2 या 3। अब अगर हम आपको कोई कहे कि जी 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हैं, इनको डिजिट्स में कन्वर्ट करें, तो आपने कितनी डिजिट्स यूज करने हैं। डिजिटल लॉजिक डिजाइन में जाएं तो आप यूं कर सकते हैं कि जी 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 1 और इसके लिए 1 0। फॉर एग्जांपल आप ये मैपिंग कर सकते हैं। ये जो मैपिंग हो रही है ये बेसिकली कोडर कर रहा है। ये मैंने एग्जांपल लिखा है कि जी 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 1, 3 के लिए 1 0। ये आप कोई भी थ्योरी जो है डिजिटल लॉजिक डिजाइन की कि आप इस तरह के नंबर्स के बिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर बिट्स के अंदर देखूं तो मेरे इस सिग्नल का जो बिट्स का पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा। देखें, सबसे पहली वैल्यू आ रही है 3, तो 3 के लिए क्या होगा 1 0। नेक्स्ट क्या आ रही है फिर 3, ये फिर 1 0। इसके लिए ये भी 3 है, ये 1 0। इसके लिए 2 है, 2 के लिए आ जाएगा 1 1। फिर उसके बाद 1 0। तो बेसिकली ये देखें, ये मेरे हर सैंपल के लिए इस तरह आ जाएगा। देखें किस तरह मैंने अपने इस कॉन्टिन्यूस सिग्नल को इस तरह बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये था टोटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। सबसे पहला स्टेप आपने सैंपलिंग करनी है, सैंपलिंग के बाद आपने क्वांटाइजेशन करनी है, और उसके बाद यहाँ पे कोडर लगेगा जो कि आपके बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कोडर का काम ये है कि बेसिकली इस तरह का एक मैपिंग टेबल होगा, और ये मैपिंग टेबल जो है ये आपको बताएगा कि जो आपके पास क्वांटाइज सिग्नल की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स को क्या करते हैं। तो देखें, अब आपका ये डिजिटल सिग्नल बन गया है, ये आप कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर इस सारे सिग्नल को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इस सारे स्कीम को हम लोग कहते हैं कि ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जब हम लोग कोई भी अपना सिग्नल, एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो वहां पे चिप लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। कंप्यूटर के अंदर जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर सारा उस सिग्नल को प्रोसेस वगैरह कर आके फिर जब आप वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे जो ब्लॉक लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये एंड पे अगेन आपको XAT ही रिटर्न करेगा। वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स कैप यूज करते हैं। तो बेसिकली ये वाले स्टेप्स होते हैं। तो जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है उसमें यही रिवर्स ब्लॉक लगे होते हैं। सबसे पहले कोडर जो बेसिकली अब क्या करेगा कि डिजिट्स को क्वांटाइज सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद आपके पास क्वांटाइजेशन का रिवर्स ब्लॉक लगा होता है, और फिर सैंपलिंग का रिवर्स ब्लॉक लगा होता है। तो आपके पास जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल है वो आ जाता है। तो ये होता है हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ सैंपलिंग पर फोकस करेंगे कि सैंपलिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल क्या होती है। तो अब जो हमें सिग्नल गिवन होते हैं एनालॉग XAT, जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो हमें रिटर्न करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बेसिकली हमने XAT से बनाना है x ऑफ n। तो कैसे बनाते हैं, वो एक्चुअली इस तरह करते हैं कि आप t की सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर जो सिग्नल आ रहे हैं उसको पिक करें और बाकियों को इग्नोर कर दें। t इज इक्वल टू n कैपिटल T। जो n है हमारे पास वो हमारे पास
होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और टी जो है वो हमारे पास कोई एक फिक्स वैल्यू हो। तो बेसिकली जब हम लोग ये कहते हैं कि टी इज इक्वल टू एन, टी के ऊपर हम लोग वैल्यूज पिक कर रहे हैं, तो अब अगर हम लें एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, हम पॉजिटिव लेते हैं, तो सबसे पहले मीन हम लोग लेते हैं एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 से आगे ऑनवर्ड चलता जाता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, फिर उसके बाद 1t 2t 3t 4t, इसी तरह से ऑनवर्ड। तो बेसिकली हम लोग x ऑफ ए टी का 0 के ऊपर वैल्यू पिक करेंगे, 1t के ऊपर, 2t के ऊपर, 3t के ऊपर। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास अगर ये एक्स ए टी है और हम लोग अगर सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू 0, बेसिकली वो ये वाली वैल्यू पिक करें, 1t यहाँ से t डिस्टेंस के ऊपर, फिर 2t के ऊपर, 3t के ऊपर, 4t के ऊपर, तो हम लोग ये वाली वैल्यू, ये 0t आ गया, ये t आ गया, ये 2t 3t 4t 5t, ये हमारे पास आ गया सैंपल में। बेसिकली अगर कोई से भी टू सैंपल्स पिक कर रहे हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो कैपिटल टी के इक्वल होगा। इस वजह से ये जो कैपिटल टी है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये हमारा सैम्पलिंग पीरियड है, या इसको फिर हम लोग सैम्पलिंग इंटरवल भी कहते हैं, कैपिटल टी। अब ये जो कैपिटल टी है ये होता है बेसिकली, अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल दें तो ये आ जाता है एफ एस के इक्वल, और ये जो एफ एस होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे सिग्नल का सैम्पलिंग रेट है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। सैम्पलिंग रेट जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड के आ रहे हैं, और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, तो बेसिकली जब भी हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो अपना सैम्पलिंग पीरियड है, ये सैम्पलिंग इंटरवल है टी, वो किसके इक्वल है। तो सम टाइम्स उसको टी की वैल्यू गिवन होती है, या सम टाइम एफ एस की वैल्यू गिवन होती है। ओके, तो हमने फार्मूला बेसिकली ये लिया हुआ है कि जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो स्मॉल टी जो है वो हम लोग सिर्फ एन कैपिटल टी के इक्वल वैल्यूज के ऊपर सिग्नल की वैल्यूज पुट करते हैं। तो एन टी जो है वो किसके इक्वल है, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से टी जो है वो आ जाएगा 1/fs के इक्वल, तो ये आ जाता है n/fs के, टी इज इक्वल टू n/fs के इक्वल आ जाता है। सपोज हमारे पास एक साइनोसाइडल एनालॉग सिग्नल गिवन है x8 इज इक्वल टू, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं a cos 2 पाई कैपिटल एफ टी प्लस थीटा। अब ये जो कैपिटल एफ है ये एनालॉग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, और हमें पता है कि ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है, अगर हम लोग 2 पाई एफ करें तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, रेडियल फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ओके, जब हम लोग इस सिग्नल की सैम्पलिंग करेंगे ये वाला सिग्नल, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक्स ए एन टी, तो जहां जहां पे स्मॉल टी आएगा हम लोग उसकी जगह पे एन कैपिटल टी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस 2 पाई एफ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टी प्लस थीटा, और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल हो गया, एक्स ऑफ एन में डिस्क्रीट सिग्नल के इक्वल हो गया। ओके, अब इसी चीज को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ए कॉस 2 पाई एन कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल टी किसके इक्वल है, 1/fs के, ये आ गया प्लस थीटा के इक्वल। ओके, अब ये जो कैपिटल एफ ओवर एफ एस होता है ये दूसरी फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, तो अब ये वाली इस तरह अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए कॉस 2 पाई एन स्मॉल एफ प्लस थीटा। बेसिकली ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी कैपिटल एफ, इसको हमने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से जब नॉर्मलाइज किया तो हमारे पास स्मॉल फ्रिक्वेंसी आ गई। ये जो स्मॉल फ्रिक्वेंसी है ये बेसिकली लीनियर फ्रिक्वेंसी है एक्स ऑफ एन की,
इसीलिए हमने स्टार्ट में लिया था कि कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है और जो स्मॉल एफ है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। तो कॉन्टिन्यूस टाइम की फ्रिक्वेंसी को जब डिस्क्रीट टाइम में शिफ्ट करते हैं तो सिंपल क्या करते हैं कि आप कैपिटल एफ को एफ एस से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ओके, अब ये चीज आ गई। अब अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइडों से 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल एफ ओवर एफ एस। आप इस इक्वेशन को फर्दर लिखें तो 2 पाई स्मॉल एफ किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल, इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल एफ किसके इक्वल होगा, कैपिटल ओमेगा के, और 1 ओवर एफ एस किसके इक्वल होगा, टी के। ये चीज है। ओके, ये हमारे पास रेडियल फ्रिक्वेंसी है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की, ये रेडियल फ्रिक्वेंसी है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। तो कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम की रेडियल फ्रिक्वेंसी का ये रिलेशन है और लीनियर फ्रिक्वेंसीज का ये वाला रिलेशन है। ये बेसिकली दोनों सेम फार्मूला है। ओके, अभी तक हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए जो पैरामीटर्स आते हैं वो होता है कैपिटल एफ या फिर होता है कैपिटल ओमेगा, और जो डिस्क्रीट टाइम के लिए है वो के हैं स्मॉल एफ या ओमेगा। अब जो कैपिटल एफ है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, इसकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसी तरह जो कैपिटल ओमेगा है उसकी रेंज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसका ओमेगा का हमें पता है वो कहां से होता है, माइनस पाई टू पाई होता है। ओके, अब अगर आप 2 पाई एफ लिखें तो यहां से आ जाता है कि ये जो स्मॉल एफ है इसकी रेंज होगी -1/2 से 1/2 के बीच। ओके, ये हमारे पास आ जाती है कॉन्टिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की अगर हम लोग फ्रिक्वेंसीज देखें। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा और इस इक्वेशन के अंदर जो हम लोगों ने अभी ये वाली इक्वेशन देखी है, हम ये वाली इक्वेशन का फार्मूला इंसर्ट करते हैं। अगर हम लोग ये चीज इंसर्ट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, एफ ओवर एफ एस लेस देन 1/2 टू एफ ग्रेटर देन -1/2, और यहाँ से कैपिटल एफ जो है वो क्या आ जाता है, एफ एस बाई 2 से माइनस एफ एस बाई 2 के बिटवीन। और अगर मैं इसको टी की फॉर्म में लिखूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2t, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/-2t। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सिंपली ये वाला फार्मूला, और ये फार्मूला क्या कहता है कि जी एफ लेस देन एफ एस बाई 2 और ग्रेटर देन माइनस एफ एस बाई 2। ओके, तो ये एफ एस है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, ये कैपिटल एफ है कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी, और ये इसी को अगर आप ओमेगा की फॉर्म में शिफ्ट कर लें इसी सिग्नल को, तो सिंपल आपने क्या करना है, 2 पाई कैपिटल एफ हर जगह 2 पाई एफ एस ओवर 2, और इसी तरह यहाँ से -2 पाई एफ एस ओवर 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा माइनस पाई एफ एस पाई एफ एस। टी की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पाई ओवर टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई ओवर टी के। तो ये फार्मूला है। यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली ये होता है I इज इक्वल टू पाई एफ, और दूसरा क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब यूनिट्स देखें तो ये रेडियल फ्रिक्वेंसी है, इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड, और इस कैपिटल एफ का होता है हर्ट्स, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो हर्ट्स होगा, और ये रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ है ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सैंपल, क्योंकि यहाँ पे सैंपल्स नहीं है, डिस्क्रीट टाइम है तो सैंपल्स की बात करते हैं। और ये जो स्मॉल ओमेगा ये होता है रेडियन पर सैंपल। ओके, ये यूनिट्स होते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम फ्रिक्वेंसीज। अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग जब कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जाते हैं तो हम लोग फ्रिक्वेंसीज के कन्वर्जन किस तरह करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल एफ।
अब जब हम लोग सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो फ्रिक्वेंसीज की क्या होती है कि अब हमने शिफ्ट होना है कैपिटल ओमेगा से स्मॉल ओमेगा में या कैपिटल एफ से स्मॉल एफ में। अब कन्वर्जन कैसी होती है कि कैपिटल ओमेगा से स्मॉल ओमेगा में, तो वो बेसिकली होती है इस फार्मूले से कन्वर्जन। और अगर एफ की बात करें तो स्मॉल एफ कैसे आता है, कैपिटल एफ ओवर एफ। इस तरीके से हम लोग अपनी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी से कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी से डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग दो फार्मूलाज यूज करते हैं। सेम इसी तरह जब हम लोग रिवर्स जाएंगे इस डायरेक्शन में, डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, तो हम लोग अगेन यही वाले फार्मूलाज यूज करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि अब हमें ओमेगा चाहिए तो हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा ओवर टी से। और हमें कैपिटल एफ चाहिए तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, एफ इंटू कैपिटल एफ। तो हम लोग अपने डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो यह बेसिकली कन्वर्जन जब हम लोग एक कॉन्टिन्यूस से या डिस्क्रीट से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हो। हम लोग ने अभी ये फार्मूला देखा है कि कैपिटल एफ जो है वो माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू के इन बिटवीन होते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी कॉन्टिन्यूस सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी जो रेंज है वो ये वाली। यहाँ से देखा जाए तो किसी भी सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है, ये चीज बताती है कि एफ शुड बी लेस देन दिस। तो जब ये इसके इक्वल होगी तो इसका मतलब कि उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो किसी भी कॉन्टिन्यूस सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, एफ एस बाय टू के इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अलाइज क्या होते हैं, कि अलाइज ऑफ ए फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अब उसके लिए सपोज करें कि हमारे पास दो सिग्नल गिवन है, हम लोग डिस्कस करें एग्जांपल 1.4.1। तो टू सिग्नल्स गिवन है, x1 t जो है वो है cos 2 पाई 10 t और सेकंड सिग्नल है x2 t इज इक्वल टू cos 2 पाई 50 t के इक्वल। हम लोग क्या करते हैं कि इन सिग्नल्स को सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज के ऊपर सैंपल करते हैं। जब हम लोग इसको सैंपल करेंगे तो हमारे पास जो इनके डिस्क्रीट वर्जन आएंगे वो क्या आ जाएंगे, cos 2 पाई 10 ओवर 40 इंटू n और x2n इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई 50 ओवर 40n। ये बेसिकली क्या चीज है, ये देखें तो ये है cos 2 पाई एफ टी। इसको डिस्क्रीट बनाने के लिए क्या करते हैं, cos 2 पाई एफ ओवर एफ एस और यहाँ पे क्या जाता है एन आ जाता है। तो ये एफ ओवर एन एस एफ एस ये वाला की, तो ये आ गया। तो ये बेसिकली है cos 5 पाई बाई 2n और ये है cos 5 बाई 2n। अब अगर इस cos 5 पाई बाई 2n को लिखें तो हम लोग यूं लिख सकते हैं cos 2 पाई n प्लस 5 बाई 2n। और ये जो होता है cos 2 पाई n प्लस 5 बाई 2n, ये बेसिकली किसके इक्वल होते हैं, ये n यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ये होता है cos, ये वाला पीरियोडिक होता है तो n पाई बाई 2, तो ये है x2n। एक्चुअली ये वाली वो कंडीशन है कि जी जो कॉज होता है 2 पाई प्लस समथिंग इनटू n कह रहे हैं तो वो होता है कॉज, फॉर एग्जांपल ये है 5 बाई 2, तो ये पीरियोडिक होने की वजह से इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 5 बाई 2n। ये पीरियोडिक होने की ये प्रॉपर्टी कि किसी भी चीज के अंदर अगर 2 पाई ऐड कर दें तो वो एक्चुअली इसी के इक्वल ही होता है। ओके, अब ये क्या हुआ है कि देखिए हमारे पास x1 और x2 जो थे वो डिफरेंट सिग्नल्स थे। जब हमने 40 हर्ट्ज के ऊपर इनको सैंपल किया तो हमारे पास cos पाई बाई 2n आ गया और cos पाई बाई 2n आ गया। तो सैंपल होने के बाद ये सेम सिग्नल बन गए। अब रिवर्स में क्या प्रॉब्लम होगा, अगर कोई आपको दे कि जी x1 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2n है और x2n इज इक्वल टू cos पाई बाई 2n है, तो इसको अगर आप रिवर्स करें, इससे आप x1 t जनरेट करें और इससे x2 t जनरेट करें, अब ये नहीं पता चलेगा कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 क्या था। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको कन्वर्ट करने से वही वैल्यू यहाँ पे आएगी।
हालांकि ऐसा नहीं था, ये और ये जो x1 और x2t थे ये दोनों सिग्नल डिफरेंट थे। अब ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो वो ये कह रहा है कि जब आप 40 हर्ट्ज के ऊपर सैंपल करते हैं तो ये जो 50 हर्ट्ज है, ये 50 हर्ट्ज जो है ये एक अलाइज फ्रिक्वेंसी है ऑफ 10 हर्ट्ज। तो ये जो 50 हर्ट्ज है ये अलाइज फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सैम्पलिंग करेंगे 40 हर्ट्ज के ऊपर, 10 हर्ट्ज को करें या 50 हर्ट्ज को करें, तो ये आपके पास रिजल्टेंट जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा वो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज उसकी क्या है, अलाइज फ्रिक्वेंसी। अब अगर आप 50 के अलावा कोई और फ्रिक्वेंसी रखें तो वो डिफरेंट आएगी, लेकिन जब आप 50 रखेंगे तो ये क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, अब ये जो हमारे पास अलाइज फ्रिक्वेंसी आई है, क्या जैसे हमने कहा कि जी 10 हर्ट्ज के लिए 50 हर्ट्ज अलाइज फ्रिक्वेंसी है, क्या ये सिर्फ 50 हर्ट्ज है या कोई और फ्रिक्वेंसीज भी होंगी? तो जनरली जो फ्रिक्वेंसीज होंगी, अगर आपके पास सिग्नल है एक्स ए टी इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस थीटा, ये सिग्नल है। अगर आप इस कोई एक दूसरा सिग्नल लें और उसको आप यूं लिखें ए कॉस 2 पाई एफ के टी प्लस थीटा, अगर ये एफ के जो है ये इक्वल है एफ नॉट प्लस के एफ एस के, तो जो भी एफ के की वैल्यू होगी वो अलाइज फ्रिक्वेंसी होगी एफ नॉट। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह चलते हैं। देखें जैसे अभी हमने लिया 10 हर्ट्ज लिया तो ये आ गई हमारी एफ नॉट 10 हर्ट्ज। इसकी अलाइज फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मैं एफ के इज इक्वल टू 1 रखूं तो वो क्या हो जाएगी, एफ 0 प्लस 1 एफ एस इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो 50 हर्ट्ज। ओके, ये हमने अभी वेरीफाई किया है कि वाकई 50 हर्ट्ज उसकी थी। अब मैं अगर दूसरी फ्रिक्वेंसी लूँ तो वो क्या हो जाएगी, 10 प्लस 2 इंटू 40, वो क्या आ जाएगी, 90 हर्ट्ज। इसका मतलब है 10 हर्ट्ज की जो अलाइज फ्रिक्वेंसीज हैं वो क्या कौन सी होंगी, 50 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या होगी, 130 हर्ट्ज। तो ये सारी अलाइज फ्रिक्वेंसीज हैं 10 हर्ट्ज की, कब, जब आप सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या रखते हैं, 40 हर्ट्ज। ओके, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक सिग्नल गिवन है, जैसे हमने पहले देखा है ए कॉस 2 पाई 10 टी, एक सिग्नल गिवन है ए कॉस 2 पाई 50 टी, एक और सिग्नल है ए कॉस 2 पाई 90 टी, एक और सिग्नल है ए कॉस 2 पाई 130 टी। अगर आप सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी रखें 40 हर्ट्ज तो ये सारे सिग्नल्स एक ही जो आएंगे वो ये आएंगे, ए कॉस 5/2 है। तो सैम्पलिंग होने के बाद सारे सिग्नल यही आएंगे। अब ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप 40 हर्ट्ज के लिए जब ये वाली फ्रिक्वेंसीज कंसीडर करेंगे तो आपके पास ये इशू आएगा कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा वो सेम आ जाएगा। अब ये इशू एक्चुअली क्यों आता है, ठीक है, इसकी क्या रीजन है, इसकी बेसिकली रीजन ये है कि आपने जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी रखी है वो अप्रोप्रिएट चूज नहीं की। अब वो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये है कि आप, अगर हम लोग बैक की इक्वेशन की तरफ जाएं, ये वाली है, ये वाली एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ एस बाई 2, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ एस बाई 2, इस इक्वेशन को यूज करें तो वो क्या होना चाहिए, 2f मैक्स। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्सिमम होनी चाहिए। एफ मैक्स क्या है कि सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल। अब देखें, सपोज मेरे पास सिग्नल है ए कॉस 2 पाई 50 टी। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं तो एफ मैक्सिमम
क्योंकि ये साइनोसाइडल है, इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वही उसका मैक्सिमम है, और वो क्या है 50 हर्ट्ज। तो इसकी मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए 100 हर्ट्ज रखनी चाहिए। ओके, अब अगर एक मेरे पास दूसरा सिग्नल है a cos 2 पाई 90t, तो यहाँ पे मेरे पास f मैक्सिमम क्या है, वो है 90 हर्ट्ज। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 180 हर्ट्ज होनी चाहिए। ओके, ये मुझे बता देता है कि मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब अगर बैक यहाँ पे आए तो हम इन सारे सिग्नल्स के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, वो 40 हर्ट्ज थी। वो इसके लिए तो ठीक थी, इसके लिए इनफ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 100 हर्ट्ज होनी चाहिए, इसके लिए 100 हर्ट्ज होनी चाहिए, इसके लिए कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, और इसके लिए 260 हर्ट्ज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 40 हर्ट्ज रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या आ रही है कि ये सारे सिग्नल्स डिस्क्रीट टाइम वर्जन में सेम आती है। ठीक है, तो अब ये वाली स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो, तो बेस्ट ये है कि शुड बी ग्रेटर देन 2f मैक्स। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी अगर मेरे पास ये तो था, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि जी ये एक सिग्नल है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 50 हर्ट्ज मैक्सिमम है, यहाँ पे ये 90 हर्ट्ज मैक्सिमम है। अब अगर मेरे पास कुछ सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, एग्जांपल है 1.4.3। अगर ये है 3 cos 50 पाई t प्लस 10 साइन हर्ट्ज पाई t माइनस cos 100 पाई t। अब इसका एफ मैक्स क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिग्नल का एफ मैक्स क्या होगा, ये आपको एक्चुअली गिवन है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका क्या है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है cos पाई t, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 cos 2 पाई 50t। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 100 साइन 2 पाई, सॉरी ये 25 होगा, ये 50t होगा, और माइनस cos 2 पाई 50t। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 25 हर्ट्ज है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए, सॉरी क्वेश्चन के अंदर ये है 300 हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो ये 150 हर्ट्ज है और ये 50 हर्ट्ज। तो सिग्नल का देखें, एक सिग्नल है उसमें एक कंपोनेंट है 25 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना होगा, इन सारी वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 150। तो इस सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या होगा 150 हर्ट्ज। तो आप इसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 2 इंटू 150 हर्ट्ज। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 300 हर्ट्ज। तो आपने जब इस सिग्नल को सैंपल करना है तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट आपकी 300 हर्ट्ज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, अदरवाइज आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कि हम किस तरीके से अपने सिग्नल को कंटिन्यूसली डिस्क्रीट टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन हो तो उससे कंटिन्यूस टाइम बनाना हो, क्योंकि हमने एनालॉग टू डिजिटल में देखा कि हमें एक स्टेज पे जाके रिवर्स सैम्पलर भी लगाना पड़ता है। सपोज करें मेरे पास ये सैंपल्स गिवन है, फर्स्ट सैंपल, अब मुझे इससे कंटिन्यूस सिग्नल चाहिए। अब सिंपल आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यूस बनाना है तो आपने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने का क्या तरीका है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि जी मैं इसको यूं ज्वाइन कर देता हूँ। अब दूसरा एक आता है वो कहता है कि जी मे बी ये जो ज्वाइनिंग है ये इस तरीके से हो। अब एक थर्ड आता है वो कहता है कि जी ये ज्वाइनिंग मैं यूं भी कर सकता हूँ।
ये जो टू डॉट्स को ज्वाइन करना है, बेसिकली हमने डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में जाना है, तो इसका क्या तरीका है? इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग जो कॉल करते हैं वो होती है इंटरपोलेशन। आपने इंटरपोलेट करना है और उसके लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन फंक्शन। और वो इंटरपोलेशन फंक्शन करता क्या है? उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपके पास जहां जहां पे जो भी सैंपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ये सैंपल लें तो इस वैल्यू के साथ एक सिंक को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये वाला आ जाए। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक सिंक को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी सिंक को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी सिंक को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी देखें, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करें, जो वैल्यू आएगी वो फॉर एग्जांपल ऐड किया, वो वैल्यू ये आ गई। इसी तरह फिर आगे वाली वैल्यू भी यहाँ पे ज्वाइन करें, ये आ जाएगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक्चुअली ये इस तरह का कंबाइन होके सिग्नल यूं बन जाए। ठीक है, तो ये जो आपने सारा फंक्शन किया इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन। मैथमेटिकली आप कर क्या रहे हैं? मैथमेटिकली बेसिक क्या आप कर रहे हैं कि एक्स ए टी बना रहे हैं। आपके पास जो एक्स ए एन या एक्स ए एन टी की जो वैल्यूज थी, ये बेसिकली आया था आपके पास एक्स ए टी से। आप उन वैल्यूज को एक सिंक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग यूं करेंगे कि एक्स ए एन टी इंटू जी ऑफ टी माइनस एन ओवर एफ एस, और मतलब मीन ये है एक्स ए, सपोज ये 1 है तो ये 1 है, ये है एक्स ए 2, एक्स ए 3, और इसको आप इस जी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जी ऑफ टी माइनस समथिंग, जी ऑफ टी माइनस समथिंग, जी ऑफ टी माइनस समथिंग, और एन पे सारों को सम करते हैं तो आपके पास एक्स ए टी आ जाएगा। ये जो जी है जो मैंने यहाँ पे सिंक ली है, इसकी क्या शेप होनी चाहिए? जनरली तो इसको सिंक ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं कि ये जो जी ऑफ टी है ये है साइन 2 पाई वी टी ओवर 2 पाई वी। लेकिन आप इसके अलावा इसको कोई और शेप भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकली यही है कि आप इसको सिंक ही लें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो सिंक है, ठीक है, ये एज ए इंटरपोलेशन फंक्शन यूज हो। तो ये बेसिकली है कि आप कैसे डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूस टाइम में शिफ्ट हो सकते हैं।